देखिए, कल आईपीसी शुरू की गई थी और आईपीसी में आपका जो टिप्पणी में इस समय क्वेश्चन बन रहे हैं, छोटे छोटे सामान्य क्वेश्चन मेंस में, वो लिखवाया गया था और पढ़ाया भी गया था। और आपका अगला क्वेश्चन, जो सामान्य क्वेश्चन आपका आईपीसी में बनते हैं, अब उनको चला जाए। जो अगला क्वेश्चन इस समय बन रहा है, फ्री लीगल एड पर बन रहा है। इसमें आपका प्री में भी क्वेश्चन आता है, और आपका जो उत्तराखंड, झारखंड इत्यादि राज्य हैं, वर्तमान समय में इस पर मेंस में भी क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे बना रहे हैं कि निःशुल्क विधिक सहायता पर टिप्पणी लिखिए। तो जब भी आप निःशुल्क विधिक सहायता लिखेंगे तो उसमें क्या क्या आपको ऐड करना है। कुछ केस लिखना पड़ेगा, इसके बाद संविधान की कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी, और कुछ बातें आपका कह सकते हैं कि आपका सीआरपीसी की और अन्य बातें भी कुछ लिखनी पड़ेंगी। यानी कि हर एक जगह से कोरिलेट करके ही आपको लिखना है। तो आइए देखा जाए आपका फ्री लीगल एड या निःशुल्क विधिक सहायता। जब भी निःशुल्क विधिक सहायता या फ्री लीगल एड पढ़िए तो नेचुरल जस्टिस से उठाइएगा। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। यहाँ से आप उठाइएगा। जो ये स्वाभाविक न्याय है, या जो ये प्राकृतिक न्याय है, या नैसर्गिक न्याय कहिए, या नेचुरल जस्टिस कहिए, प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हुए ही निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अर्थात यदि आपराधिक मामलों में अभियुक्त के बचाव के लिए अगर कोई अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के व्यय पर, यानी कि सरकार के खर्चे पर अभियुक्त को निःशुल्क। हेलो, आवाज़ चेक करिए भाई ऑनलाइन में तब। हेलो। हेलो। देखिए, आपका फिर एक बार देखिए। अब ये है कि ये जो नेचुरल जस्टिस का नियम है कि राज्य के व्यय पर अभियुक्त को न्यायालय फ्री में अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा, अगर अभियुक्त के पास उसके डिफेंस या बचाव के लिए अधिवक्ता नहीं है। अब इसको जब लिखिएगा तो सबसे पहले तो नेचुरल जस्टिस आप लिख देंगे। उसके बाद निःशुल्क विधिक सहायता होती क्या है, ये 2 लाइन दिखा देंगे, 3 लाइन। फिर आपका जो जो कानून है, और जिस जिस कानून में आपका कह सकते हैं कि ये बातें दी गई हैं, अब उन उन कानूनों पर गौर करना है। तो सबसे पहले आप संविधान का अनुच्छेद आपका 22(1) को उठाइएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 ये बताता है कि प्रत्येक अभियुक्त को यह मूल अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना प्रतिरक्षा करा सके, अपना बचाव करा सके। ये भी शुद्ध रूप से आपका नेचुरल जस्टिस पर ही आधारित है। यानी कि जो भी अपराध का अभियुक्त है, उसको ये हक होगा कि वह अपने
मनपसंद के प्लीडर से या अधिवक्ता से अपना बचाव करा सके। इसके बाद लिखिएगा आपका 39 अनुच्छेद लिखना है, यानी कि 39 ए लिखना है, कैपिटल ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में इस बात का प्रावधान किया गया है कि समान न्याय यानी कि इक्वल जस्टिस प्रदान करने के लिए राज्य आपका अभियुक्तों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर सकेगा। ये राज्य का कर्तव्य है, लेकिन चूंकि नीति निर्देशक तत्व में है, तो इस कर्तव्य को अगर राज्य नहीं निभाता तो हम कोर्ट का दरवाजा इसके लिए खटखटा नहीं सकते। यानी कि यह कर्तव्य तो राज्य का है कि वह अभियुक्तों को फ्री में अधिवक्ता प्रदान करे, लेकिन 39 ए जो है वह डीपीएस के चैप्टर में है, और डीपीएस के चैप्टर में जितनी बातें हैं वह न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात यदि राज्य अपना कर्तव्य भाग 4 संविधान का नहीं निभाता तो आप इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। अतः उच्चतम न्यायालय को दखल देना पड़ा, और केस याद रखिएगा वही लीडिंग केस है इसमें, और वह केस है आपका एच.एम. हास्कट वर्सेज महाराष्ट्र राज्य। एच.एम. हास्कट वर्सेज महाराष्ट्र राज्य के बाद में 1978 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में समाहित है, और यह एक मूल अधिकार है। यानी कि सुबह भी मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट किसे कहा जाता है, तो हमने कानूनी तौर पर उसे परिभाषित किया था। फिर एक बार देखिए कि फंडामेंटल राइट किसे कहा जाएगा, तो हम बताए थे कि वे अधिकार जिनका उल्लेख संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं, ये मूल अधिकार कहे जाते हैं, और इनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें न्यायालयों ने इन अनुच्छेदों की व्याख्या करके निर्णयों के माध्यम से व्यक्त किया है। यानी कि अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया और फैसले में किसी चीज को फंडामेंटल राइट माना है, तो वह भी फंडामेंटल राइट माना जाएगा। तो एच.एम. हास्कट के केस में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि निःशुल्क विधिक सहायता आपका एक अनुच्छेद 21 में एक फंडामेंटल राइट है। अतः आपका फंडामेंटल राइट है, यह राज्य का दान धर्म नहीं है, बल्कि यह राज्य का कर्तव्य है। ये कोटेशन संविधान में भी पूछा जाता है। आपका राजस्थान में भी ये केस पूछा गया था आपका संविधान में, और माने ये केस लीडिंग केस है। या तो कोटेशन भी प्री में पूछ सकता है, या ये पूछा जाता है कि फ्री लीगल एड एक फंडामेंटल राइट है, यह किस केस में बताया गया, या फ्री लीगल एड राज्य का कोई दान धर्म नहीं है, बल्कि यह तो राज्य का परम कर्तव्य है कि वह इस सेवा को प्रदान करे। तो कोई दान आप राज्य नहीं दे रहा है अभियुक्तों को, ये राज्य का क्या मान लिया गया, कर्तव्य, और किस आर्टिकल में समाहित मान लिया गया, आर्टिकल 21। तो एक केस आपका कम से कम जरूर लिखना है। उसके बाद आपका एक दो और केस आता है, और एक दो जो केस आता है आपका, दो केस और आप लिख सकते हैं निःशुल्क विधिक सहायता पर। बस दो दो लाइन दिखाइएगा। आपका हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के वाद में भी यह निर्णय दिया गया कि
स्पीडी ट्रायल यानी कि त्वरित विचारण और निःशुल्क विधिक सहायता अभियुक्त का एक मूल अधिकार है। तत्पश्चात जो लास्ट केस आप दिखाएंगे वह आपका केस है खत्री बनाम बिहार राज्य का। खत्री बनाम बिहार राज्य के वाद में निःशुल्क विधिक सहायता को उच्चतम न्यायालय ने वाइड कर दिया, विस्तृत कर दिया और कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता अभियुक्त को सभी स्तरों पर यानी कि न्यायिक कार्यवाही के सभी प्रक्रमों पर प्रदान की जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब पहली बार अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार करके पेश किया गया तब भी, उसके बाद आपका जब मुकदमा चला तब भी अभियुक्त हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सत्र न्यायालय में अपील करना चाहता है तब भी उसे फ्री लीगल एड मुहैया कराया जाएगा। यानी कि अब व्यापक वे हो गया और किस स्तर पर, सभी स्तरों पर। ये तो आपका संवैधानिक प्रावधान लिखना है। फिर सीआरपीसी में बैक होना है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 304 में 304 में फ्री लीगल एड का प्रावधान किया गया है। 304 ये बताती हैं सीआरपीसी की कि अगर सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा के लिए अगर अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में ट्रायल के स्टेज पर यानी कि विचारण के स्टेज पर सत्र न्यायालय राज्य के व्यय पर अभियुक्त को अधिवक्ता प्रदान करेगा। यहाँ भी टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। यह प्रावधान आप देख रहे हैं कि केवल और केवल कोर्ट ऑफ सेशन के लिए है, वो भी सभी स्टेजों पर नहीं हम बता रहे हैं। केवल और केवल ट्रायल के स्टेज पर, विचारण के स्टेज पर। और सीआरपीसी में बताया गया था कि ट्रायल का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ट्रायल का प्रारंभ आरोप के निर्माण से होता है। यानी कि जब न्यायालय आरोप का निर्माण अभियुक्त पर कर देता है तो ऐसी दशा में जैसे ही पहला अक्षर सुनाना प्रारंभ कर देता है वैसे ही विचारण शुरू हो जाता है। और इस दौरान अगर अभियुक्त के पास अधिवक्ता नहीं है तो सत्र न्यायालय अधिवक्ता अभियुक्त को प्रदान करता था फ्री में। अब ये समस्या आई कि अपील में कोई प्रावधान ही नहीं है, विचारण के पहले इस धारा में कोई प्रावधान नहीं है, तो आपका एक लाइन और इसमें बचा है, तब बैक हुआ जाए। राज्य सरकार अगर चाहे तो जो कोर्ट ऑफ सेशन में नियम है उन नियमों को आपका कानून बनाकर मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में भी लागू कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री लीगल एड है जो केवल कोर्ट ऑफ सेशन के लिए था वह भी ट्रायल के दौरान स्टेट चाहें तो यह कानून बनाकर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में भी फ्री लीगल एड की व्यवस्था कर सकता है। ये सीआरपीसी है, लेकिन जब भी सीआरपीसी पढ़िए, अब हमारा संविधान की व्याख्या में जो उच्चतम न्यायालय ने जो लास्ट केस आया खत्री बनाम बिहार राज्य, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने बताया कि फ्री लीगल एड अब सभी न्यायालयों में और सभी स्तरों पर क्या होगा, उपलब्ध। याद रखिएगा। इसके बाद आपका लास्ट में आप निष्कर्ष निकालेंगे और निष्कर्ष ये निकालेंगे कि वर्तमान समय में निःशुल्क विधिक सहायता को प्रदान करने हेतु भारत की संसद ने आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1900
87 का निर्माण किया है, जिसके तहत सभी स्तरों पर, सभी यानी कि सभी प्रक्रमों पर अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता या फ्री लीगल एड प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपका मुकदमा शुरू होने से लेकर और कहाँ तक, जब वह क्या करता है उच्चतम न्यायालय में अपील, तब तक प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आपका विधिक सेवा समिति बनाई जाती है, जो राज्य स्तर, आपका जिला स्तर पर होती हैं, और इसी समिति में से न्यायालय, इस समिति में अधिवक्ताओं का नाम होता है और इसी नामों में से अभियुक्त को न्यायालय अधिवक्ता प्रदान करता है। लास्ट में लिखना नहीं है जो हम बता रहे हैं, बस लास्ट में उदाहरण देखना है, और वह जो उदाहरण देखना है वह आपका 2-3 ऐसे उदाहरण देखना है जहाँ की अभियुक्तों को फ्री में आपका राज्य के व्यय पर न्यायालय ने अधिवक्ता प्रदान किया। पहला उदाहरण आपका निर्भया, दिल्ली का निर्भया कांड देखना है, और दूसरा उदाहरण कसाब का देखना है। निर्भया कांड के मामले में दिल्ली का कोई भी अधिवक्ता अभियुक्तों का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो क्या बिना अधिवक्ता के ही उनकी सुनवाई हो गई? नहीं। 6 अधिवक्ता, चूंकि 6 अभियुक्त थे, तो 6 को 6 अधिवक्ता वहाँ के कोर्ट ऑफ सेशन ने प्रदान किया, और ये अधिवक्ता अभियुक्तों का क्या किए? बचाव। सबसे ज़्यादा सक्रिय आपका जानते हैं एपी सिंह थे, जो बचाव तो करते ही थे, मीडियाबाजी भी ज़्यादा करते थे। तो ये नहीं कि बिना सुने ही उन पर फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट तक एपी सिंह लड़े, रात में सुप्रीम कोर्ट खुला, वे बहस किए, लेकिन आपका सफल नहीं हो पाए, वो अलग बात है। दूसरा कसाब का मामला देख सकते हैं। कसाब के मामले में भी कोई भारत का अधिवक्ता लड़ने के लिए, उसका बचाव करने के लिए तैयार नहीं था, तो आडी अल्टम पर्टम का नियम का पालन तो करना ही होगा। अतः कोर्ट ऑफ सेशन ने 2 अधिवक्ता कसाब को प्रदान किए, जो उसका बचाव करने का लास्ट तक प्रयास किए, और अंत में जब आपका दंड के प्रश्न पर सुनवाई होने लगी, उस समय भी अधिवक्ताओं ने प्रयास किया कि इसे मृत्यु दंड न देकर आजीवन कारावास या लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी जाए। वो अलग बात है कि सफल नहीं हो पाए। ये आपका एक जो आपका मॉडल था निःशुल्क विधिक सहायता को रिलेट करके ही लिखिएगा, और ये मॉडल आपका समाप्त हुआ। अगला देखिए, क्वेश्चन और बताते हैं तब लिखवाएंगे भाई। अगला देखिए, आपका अगला जो आपका सिद्धांत बनता है वह देखिए कौन सा सिद्धांत बनता है, और उन सिद्धांतों को देखा जाए। देखिए अगला जो सिद्धांत आपका बनता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई जगह, या कठोर दायित्व के अपराध, इसको हम कहते हैं, या 3-4 नामों से इसको जाना जाता है। आपका पूर्ण दायित्व के अपराध पूछे, कठोर दायित्व के अपराध पूछे, या ये पूछे कि किन अपराधों के लिए आशय आवश्यक नहीं है, ये पूछे, दुराशय का अपवाद पूछ दे, या मैक्सिम दे दे, एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंस सिट रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा उस कार्य को करने का न हो। इस सिद्धांत की अपवादों सहित व्याख्या करिए। तो ये जो कठोर दायित्व के सिद्धांत हैं, ये इसका अपवाद है।
तो इसको पूरा हम बता रहे हैं, यानी कि अगर पूछा जाए कि दुराशय के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए इसका अपवाद बताइए, या ये पूछ ले, ये भी पूछा गया क्वेश्चन आपका, या ये पूछ ले कि एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंस सिट्रिया के सिद्धांत या सुक्ति या मैक्सिम की अपवादों सहित व्याख्या करिए। तो आप कैसे इसको उठाएंगे, ये पहले देखा जाए। देखिए इसको कैसे आपका लिखना है। एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंसिट्रिया, ये आंग्ल विधि का आपराधिक मामलों का एक सुप्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसके अनुसार मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को करने का उसका इंटेंशन, आशय या इरादा न हो। अर्थात अपराध के लिए दो तत्वों का होना आवश्यक है, एक एक्टस रिया यानी कि आपराधिक कार्य, और दूसरा मेंस रिया यानी कि आपराधिक आशय। ये आपका सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत इसको कहते हैं? आपका कह सकते हैं कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को करने का उसका इरादा न हो। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, यानी कि यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। कुछ इसके एक्सेप्शन हैं, कुछ इसके अपवाद हैं। से अपराध जहाँ की व्यक्ति ने आपराधिक कार्य किया है, लेकिन उसका इरादा उस कार्य को करने का नहीं होता, फिर भी वह व्यक्ति दंड का भागी होता है। फिर एक बार समझिए भाई, जो हम अपवाद बताएंगे इसी को कठोर दायित्व का, देखिए फिर एक बार, इसको जो कहा जाता है, जो हम एक्सेप्शन बताएंगे थोड़ा सतर्क रहना है, और अपवाद को ही आप याद रखिए। यहीं ऐसे अपराध हम बताएंगे जहाँ की आशय की अनुपस्थिति में भी, आशय न होते हुए भी, आशय का अभाव होते हुए भी अभियुक्त उस अपराध के लिए दंडित किया जाता है। यानी कि ऐसे अपराध जिसमें कि आशय का होना, इंटेंशन का होना आवश्यक नहीं है, मात्र आपराधिक कार्य के आधार पर व्यक्ति दायी ठहराया जाता है, इसी को हम दुराशय के अपवाद, कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व के अपराध कहते हैं, या ऐसे अपराध जिसमें आशय एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। इंग्लैंड में ऐसे 3 अपराध हैं। तीनों को डिटेल में न लिखते हुए मेंस में एक-एक लाइन डाल देना है। भारत में 5 अपराध हैं, और लेकिन पाँचों को 3-3 लाइन लिखना पड़ेगा। भाई भारत में जब आइएगा तो 3-3 4-4 लाइन सबको क्या करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा। देखिए इंग्लैंड में जो 3 अपराध हैं जहाँ की आशय की आवश्यकता ही नहीं है। पहला है आपका पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप। लोक उपताप आपका जब प्री के लिए चल रहा था तो काफ़ी डिटेल में बताया गया। लोक उपताप की परिभाषा आईपीसी में दी गई है 268 में, और उसका विशिष्ट रूप 269 से लेकर 289 तक आईपीसी में, और सामान्य दंड 290 और पुनरावृत्ति 291 ये आपका बताया गया था। यानी कि पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप, यानी कि आईपीसी जो इंग्लैंड में अपवाद चल रहा है, मैं फिर बता दूं, ये अपवाद
एक लाइन लिखना है, वो समझाने के लिए थोड़ा बताया जा रहा है। लिखिएगा बस। इंग्लैंड में निम्नलिखित 3 ऐसे अपराध हैं जिसमें कि आशय का होना आवश्यक नहीं है। पहला आपका पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि लोक उपताप या लोक अपकंटक या लोक अपदूषण। दूसरा आपका है आपराधिक अपलेख, क्रिमिनल लाइबिल कहा जाता है, यानी कि किसी के खिलाफ उल जलूल बातें लिख देना, अपमानजनक बातें, डिफमेशन वाली बातें, मानहानि का कारक बातें। तो मुख से, केवल मुख से बोलना नहीं, अपलेख का मतलब यहाँ क्या हुआ, लिखना। इसमें भी आशय की आवश्यकता इंग्लैंड में नहीं है। और तीसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, न्यायालय की अवमानना किया है, तो ऐसी दशा में भी इंग्लैंड में मात्र कार्य के आधार पर व्यक्ति सजा पाएगा, आशय की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत में ऐसे निम्नलिखित 5 अपराध हैं जहाँ की मात्र कार्य के आधार पर व्यक्ति दंडित होता है, आशय पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन भारत में लिखते समय सेक्शन इत्यादि ऐड करना पड़ेगा, इसमें शक नहीं है भाई। तो एक तो भारत में पांचों याद करके जाना है, एक एक हम बता रहे हैं। पहला आपका किडनैपिंग हो गया, यानी कि व्यापहरण। तो आप ये बताएंगे कि भारत में जो पहला अपराध है जहाँ की आशय एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, वह है किडनैपिंग, यानी कि व्यापहरण। व्यापहरण एक ऐसा अपराध है जहाँ की अभियुक्त मात्र कार्य के आधार पर दोषी ठहराया जाता है, उसके आशय पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आपका व्यापहरण की परिभाषा आपका आईपीसी की धारा 359 में दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि किडनैपिंग 2 प्रकार की होती है, एक भारत में से व्यापहरण और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापहरण। 360 धारा बताती हैं कि भारत में से व्यापहरण कब होगा। तो भारत में से व्यापहरण तब होगा जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी सम्मत के बिना या उसके गार्जियन की सम्मत के बिना भारत की सीमाओं से परे क्या करता है, प्रवहण करता है, ले जाता है, तो ये भारत से व्यापहरण होता है। और विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापहरण का प्रावधान सेक्शन 361 में दिया गया है। अगर कोई पुरुष है तो 16 वर्ष से कम, स्त्री हैं तो 18 वर्ष से कम हो और उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से संरक्षक की सम्मत के बिना कोई व्यक्ति फुसला ले जाता है या ले जाता है, तो ये विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से किडनैपिंग मानी जाएगी। आर बनाम प्रिंस का केस दीजिएगा। आर बनाम प्रिंस का केस 1875 का है, जिसमें सर्वप्रथम इंग्लैंड में ये बता दिया गया कि किडनैपिंग एक ऐसा अपराध है जहाँ की आशय के बिना भी अभियुक्त दंड का भागी होगा, इरादे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, यानी कि कार्य या तो गुड फेथ में किया गया हो, सद्भावना पूर्वक किया है आपने, कि दुर्भावना में, इसका कोई मतलब नहीं है। आपने गलत कार्य किया तो आप दंड के क्या होंगे, भागी। तो पहला किडनैपिंग लिखिएगा। दूसरा भारत में जो अपराध है वह बाइगेमी है, यानी कि दुविवाह है। आपका भारत में जो दूसरा अपराध है
जिसमें कि आशय एक आवश्यक तत्व नहीं है, अभियुक्त मात्र गलत कार्य के लिए दंडित होता है, वह बाइगेमी है या दुविवाह है। अब बाइगेमी के लिए दो सेक्शन कम से कम हल्का सा ऐड 2 लाइन कर दीजिएगा। आपका 494 आईपीसी और 495 आईपीसी की धारा 494 और 495 में बाइगेमी को दंडनीय बनाया गया है। यह एक ऐसा अपराध है जहाँ की मात्र कार्य के आधार पर अभियुक्त दोषी होगा, आशय पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। 494 आपका मने कह सकते हैं कि 494 बताती हैं कि पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में अगर कोई पुरुष या स्त्री जो विवाहित हैं पुनः विवाह करता है और वह पुनः विवाह उसके धर्म के अनुसार शून्य है, तो ऐसी दशा में वह दंड का भागी होगा। पूर्व पत्नी की सम्मत भी ऐसे मामलों में कोई बचाव नहीं देगी, यानी कि यह कार्य सम्मत से किया जाए या बिना सम्मत के व्यक्ति दंड का भागी होगा, क्योंकि आशय की कोई आवश्यकता नहीं है और सम्मत कोई बचाव भी नहीं देती। यही कार्य अगर दूसरे पक्षकार से आप छुपा कर रहे हैं तो आपका 495 और खुलेआम कर रहे हैं तो 494। बस 2 लाइन 3 लाइन लिखना है, 2 धारा आप ऐड कर देंगे। तीसरा देखिए, तीसरा जो भारत में अपवाद है, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिखेंगे, इसको भी 4-5 लाइन में आप कवर करेंगे। तो न्यायालय की अवमानना शब्द को न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में परिभाषित करते हुए इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक सिविल कंटेम्प्ट यानी कि सिविल अवमानना और दूसरा आपराधिक अवमानना क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल अवमानना कब होगी? तो जब कोई व्यक्ति न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश का पालन नहीं करता है तो यह सिविल अवमानना, और जब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जिससे न्यायालय की अधिकारिता पर, निष्पक्षता पर इत्यादि पर प्रभाव पड़े तो ये कौन सी अवमानना हो गई? क्रिमिनल। इसके लिए दंड 6 माह तक का कारावास या 2000 रुपया जुर्माना या दोनों है। ऐसे मामलों में भी आशय का होना आवश्यक नहीं है, अभियुक्त मात्र और मात्र कार्य के आधार पर दंड का क्या होगा? भाग। ये तीसरा अपवाद हो गया। चौथा, व्यक्तिगत अपलेख आइए, प्राइवेट लाइबिल आइए। इसके लिए जाना पड़ेगा धारा 499 आईपीसी में। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसा लेख लिखता है जो आपका कह सकते हैं कि मानहानिकारक कथन हो, तो ऐसी दशा में आशय का होना आवश्यक नहीं है और व्यक्ति मात्र कार्य के आधार पर दंड का क्या होगा? भागी। और 499 में इसे अपराध घोषित किया गया है। आईपीसी की कौन सी धारा? 499 कवर करेंगे। इसके बाद जो लास्ट अपवाद हैं वह पब्लिक न्यूसेंस का है, लोक उपताप का है। और लोक उपताप भी एक ऐसा कार्य है जहाँ के व्यक्ति मात्र कार्य के आधार पर दंडित होता है, आशय की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लोक न्यूसेंस को 2 लाइन बताइएगा। पब्लिक न्यूसेंस को आईपीसी की कौन सी धारा बताई गई थी? 268 में डिफाइन किया गया है। इसके विशिष्ट रूप कहाँ से कहाँ तक है? 269 से लेकर
89 तक स्पेसिफिक रूप हैं और सामान्य दंड 290, 290 में 200 रुपया दंड है और 291 लोक न्यूसेंस को रिपीट करना, पुनरावृत्ति करना। यानी कि पब्लिक न्यूसेंस या लोक अपदूषण भी एक ऐसा कार्य है जहाँ की आशय की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बता दूं, तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। कॉपी निकालिए फिर लिखवा जाए, तब आगे बढ़ा जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए। एक दिन और लगेगा आपका, मान के चलिए ये आपका सामान्य बातों में लेक्चर में कल तक बता दिया जाएगा। लिखिए भाई, आपका हेडिंग डाल लीजिए। तो आपका टिप्पणी में ही आता है ये, निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि दूसरे पक्षकार को सुनो। ये सिंगल इन्वर्टेड कामा में घेर दीजिएगा, दूसरे पक्षकार को सुनो। इसको इंग्लिश में कहते हैं आडी अल्ट्रम परटम। दूसरे पक्षकार को सुनो। इस सिद्धांत को भारत के संविधान के अनुच्छेद इस सिद्धांत को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) क्लाज में लिखिएगा, 22 कोष्ट में 1, 22 क्लाज 1 में समाहित करते हुए अपराध के प्रत्येक अभियुक्त को यह मूल अधिकार प्रदान किया गया है कि यह मूल अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा करा सकता है। अपनी प्रतिरक्षा करा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A कैपिटल ए लिखिएगा,
39A में राज्य का यह नैतिक कर्तव्य बनाया गया है कि राज्य का यह नैतिक कर्तव्य बनाया गया है कि वह समान न्याय को प्रश्रय देगा। समान न्याय इक्वल जस्टिस समान न्याय को प्रश्रय देगा तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, इसी लाइन में लिखेगा। एनसीबी गिराइए हो, नहीं तो फिर कहीं एनसीबी थोड़ा देर गिराइए। लिखिए इसको, कहाँ वाक्य बोलिए तो। हाँ, लेकिन लेकिन लगा के लिखे, लेकिन इस कार्य को करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। लेकिन इस कार्य को करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। तत्पश्चात भारत के उच्चतम न्यायालय ने तत्पश्चात भारत के उच्चतम न्यायालय ने H.M. हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य H.M. हास्कट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य के वाद में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि निःशुल्क विधिक सहायता निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 में निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में निहित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में निहित है। विधिक सहायता इसी में लिखे, खड़ी पैर देकर फुल स्टॉप देकर इसी में लिखना है। विधिक सहायता प्रदान करना विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। विधिक सहायता प्रदान करना
राज्य की ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य है। सरकारी दान धर्म नहीं, सरकारी दान धर्म नहीं। दूसरा केस लिखिए इसके बाद। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। आप पैराग्राफ चेंज करके केस जब आए तो केस चेंज कर दीजिए भाई। केस आए तो आगे से लिखना ही है। हुसैन आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1979 यानी कि 1979 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए प्रस्तुत मामले में प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि धारित मतलब हेल्ड कहा जाता है, निर्णय दिया। यह धारित किया कि निःशुल्क विधिक सहायता तथा त्वरित विचारण निःशुल्क विधिक सहायता तथा त्वरित विचारण एक मूल अधिकार है तथा यह निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का तथा यह निष्पक्ष एवं उचित प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। निष्पक्ष एवं उचित प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तीसरा केस लिखिए। खत्री बनाम बिहार राज्य, खत्री बनाम बिहार राज्य, AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट। खत्री बनाम बिहार राज्य, AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए इसमें प्रस्तुत वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तुत वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निःशुल्क विधिक सहायता कार्यवाही के सभी प्रक्रमों पर निःशुल्क विधिक सहायता कार्यवाही के सभी प्रक्रमों पर अभियुक्त को प्रदान की जाएगी। अभियुक्त को प्रदान की जाएगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा
304 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 304 में 304 में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। का प्रावधान किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि यदि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान यदि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अभियुक्त की प्रतिरक्षा हेतु अधिवक्ता उपलब्ध न हो, अभियुक्त की प्रतिरक्षा हेतु अधिवक्ता उपलब्ध न हो, तब न्यायालय राज्य के व्यय पर तब न्यायालय राज्य के व्यय पर अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वर्तमान समय में पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। वर्तमान समय में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु भारत की संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 पास किया मैंने बनाया है, पास किया, जिसके तहत किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जिसके तहत किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को कार्यवाही के सभी स्तरों पर तथा सभी न्यायालयों में
निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाएगी। 15 मिनट का भाई ब्रेक रहेगा, फिर आपका एविडेंस चलेगा। एविडेंस में पहले जो चैप्टर उठाया जाएगा मेंस के लिए, वो एविडेंस का भाग 3 हम पढ़ाएंगे। उधर से वर्तमान में ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं छोटे छोटे, यानी कि 101 से लेकर 167 तक में, और उधर से आपका कम लोग पढ़ते हैं, उधर ज़रूरी है पढ़ाना। पहले शुरुआती दौर में हमेशा रटते रहते हैं, तो पहले उधर से जो क्वेश्चन बनते हैं बिहार यूपी में निकाल लिया जाए, तब आपका आगे से क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा।